नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल पर आज आप सुनेंगे बेहद खूबसूरत कहानी शोना के बिना एक दिन। इसे लिखा है मनमोहन गुप्ता मोनी जी ने। मोनी जी के बारे में ख़ास बात यह कि इनमें कई ख़ास बातें हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पुरस्कार विजेता लेखक हैं, बहुत उम्दा पेंटिंग करते हैं और भी बहुत कुछ। हमारे चैनल पर आप इनकी कहानी जहाँ से चले थे को पहले भी भरपूर सराह चुके हैं। आज सुनते हैं इनकी लिखी प्यारी सी कहानी शोना के बिना एक दिन। मेशी 6 वर्ष बाद भारत आया था, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसकी अंग्रेज़ पत्नी शायदा और 4 वर्ष की बेटी सोफिया भी उसके साथ थी। महेश को मेशी तो हम बचपन से ही पुकारते थे, लेकिन यह नहीं पता कि शायदा और सोफिया नाम भी मेशी की ही तरह तो नहीं थे। अब नाम से किसी के धर्म या जाति का अनुमान लगाना आसान नहीं रह गया है। नाम का भी कुछ अर्थ तो होना चाहिए, यह बात अब कोई अर्थ नहीं रखती। मेशी की पत्नी है तो अंग्रेज़ मेम, लेकिन नाम ऐसा मानो किसी मुस्लिम महिला का हो। इसी तरह सोफिया नाम भी उसने बस यूं ही रख लिया कि मेशी को अच्छा लगता था। दूसरे धर्म या जाति के नाम रखना एक फैशन सा भी तो बनता जा रहा है। तो मेशी अपनी पत्नी और बेटी के साथ चंडीगढ़ आया तो सबसे पहले सुखना झील पर गया। इतने साल बाद भी उसे झील के किनारे लगे एक एक वृक्ष की पहचान थी। इस शहर से जुदा हुए उसे काफ़ी समय हो गया था, परंतु उसे यहाँ कुछ भी नया नहीं लगा। इस शहर को तब भी खूबसूरत कहा जाता था और आज भी। क्या और कोई शहर खूबसूरत नहीं जिसके नाम के आगे सिटी ब्यूटीफुल लगाया जाए? इस शहर की विशेषता ही यही है कि अपने जन्म से लेकर अब तक इसने ठीक से करवट भी नहीं ली। चित लेटा है, कोई भी आए इस पर खेले और 4-6 दिन बाद लौट जाए। लेकिन मेशी तो 6 वर्ष बाद लौटा था यहाँ। यहीं पैदा हुआ पला बढ़ा मेशी अब इस शहर से प्यार तो करता था, लेकिन टोरंटो उसकी हर बात में आ जाता। हर बार यही कहता कि हमारे टोरंटो में तो 6 साल में इतने परिवर्तन हो गए कि पूछो मत। इस शहर में बदलाव की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ली कार्बूजिए ने। मैंने उसकी इस बात का कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन इसे अपने भीतर ही समेट कर रख लिया। मैं उससे कहना चाह रहा था कि अरे भाई, बदलाव होता क्या है? यह न तो टोरंटो वाले जानते हैं और ना ही अब दिन रात उनके साथ घूमने वाला मेशी ही जान पाएगा। ली कार्बूजिए ने चंडीगढ़ को जो स्वरूप प्रदान किया, उससे भले यहाँ के वास्तुशिल्प में बदलाव आए या ना आए, लेकिन यहाँ की परंपराएं विशुद्ध भारतीय ही रहेंगी। यहाँ का जनमानस अब अंगड़ाई लेने लगा है। शाम के 8 बजे सो जाने वाला चंडीगढ़ अब देर रात तक थिरकता है। इसके बावजूद यहाँ की नई पीढ़ी ने अपने संस्कार ताक पर नहीं रखे हैं। दरअसल बदलाव और क्रांति साथ साथ चलने वाले 2 पहिए हैं। इसके लिए समाज जब अंगड़ाई लेता है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। तुम्हें यहाँ बदलाव नहीं दिखाई देता तो केवल सड़कों और भवनों में। इस शहर की आत्मा को पहचानने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि क्या परिवर्तन हुए हैं। अगर टोरंटो में बदलाव दिखाई देता है तो निश्चय ही वहाँ क्रांति के बीज पैदा हो रहे हैं, और बिना अभाव के क्रांति पैदा नहीं होती। वहाँ के जनमानस में अवश्य किसी अभाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह अभाव भौतिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, इससे परे भी तो बहुत कुछ है। भारत में जन्म बहुत पुण्यों के बाद होता है। जो लोग यहाँ जन्म लेकर पश्चिमी देशों में सांस लेने को प्रगति मानते हैं,
उनके बारे में कुछ भी कहना समय बर्बाद करना है। यह भारत ही है जहाँ गरीबी और अभाव के बावजूद भी खूनी क्रांति नहीं होती। यहाँ क्रांति पैदा होती है विचारों से। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने वैचारिक क्रांति को जन्म दिया था। हालांकि शायदा से बहुत अधिक बातें नहीं हो पाई थी, परंतु मेरे और मेशी के बीच वार्तालाप से इतना आभास अवश्य हो गया था कि वह खुले विचारों की है। प्रकृति प्रेम और रंग भेद पर भी विस्तार से चर्चा कर सकती है। मेशी शायदा और सोफिया को शहर का हर हिस्सा घुमाना चाहता था। पूरा दिन वह उनके साथ घूमता रहा। सेक्टर 17 का प्लाजा शायदा और सोफिया को सबसे खूबसूरत लगा। सोफिया को तो वहाँ की चहल पहल और रंगीनियाँ भली लगी, लेकिन शायदा को यही जगह सर्वाधिक अच्छी क्यों लगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विचारधारा से वह प्रकृति प्रेमी अधिक लगती थी। यहाँ के उद्यानों और वनस्पति के बारे में चर्चा करके उतनी नहीं चहकी थी जितनी सेक्टर 17 के बारे में बात करके रोमांचित हो उठती थी। वहीं जमीन पर चादर बिछाकर खिलौने बेचने वाले को देखकर सोफिया ठिठक गई। शायदा भी खिलौने देखकर शायद बचपन की ओर लौटना चाह रही थी। देश विदेश के खिलौनों के गिर्द लोगों की भीड़ देखकर एक बात तो साफ हो गई कि उदारीकरण के मुद्दे पर भले ही कोई नाक भौं सिकोड़े, इससे अपर क्लास की पहुंच वाली चीज़ें अब आम लोगों के हिस्से में भी आने लगी हैं। चीनी माल आने से स्वदेशी उद्योग पर असर पड़ा है, लेकिन हमारे बच्चों को सस्ते खिलौने ज़रूर मिल गए। झोपड़पट्टी में रहने वालों को भी अब बहुत कुछ नसीब होने लगा है जो वो लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे। चादर पर बिछे ढेरों खिलौनों के साथ ही खिलौने बेचने वाले का 5 साल का बेटा छुटकू बैठा था। सोफिया और छुटकू में बस यही अंतर था कि वह तो चुपचाप बैठा था, कभी कभार खिलौनों पर कपड़ा मार देता था, जबकि सोफिया खिलौनों को देखकर मचल रही थी। दोनों के बचपन में अजीब सा विरोधाभास था। एक खिलौनों को अपने पास रखने को लालायित था, जबकि दूसरा चाहता था कि अधिक से अधिक खिलौने बिकें। हालांकि खिलौने वाले के पास एक से एक बढ़कर खिलौने थे, लेकिन छुटकू को एक पुराने खिलौने से इतना प्यार था कि जब भी कोई ग्राहक आता तो उसका दिल धक धक करने लगता कि वह कहीं उसे ही न ले जाए। यही सोचकर वह इस खिलौने पर जमी धूल भी साफ नहीं करता था। उसकी इस स्थिति से खिलौने वाला तक अनभिज्ञ था। जब कोई ग्राहक न होता तो छुटकू इस खिलौने को हाथ में उठाता, उलट पलट कर देखता, फिर आहिस्ता से खिलौनों के नीचे छिपा देता। अपनी तोतली भाषा में छुटकू ने इस खिलौने का नाम भी रख दिया था, शोना। उसे खिलौनों की भीड़ में केवल यही एक सुंदर लगता था। पंजाबी भाषा में सुंदर को सोहना भी कहते हैं, इसलिए छुटकू ने इसका नाम अपनी तोतली जुबान में शोना रख दिया था। अब इस शोना के बिना एक दिन भी वह रह नहीं पाएगा, इसकी कल्पना तक नहीं कर पाता था छुटकू। बच्चे होते ही ऐसे, जो बेजान के प्रति भी असीम प्रेम रख सकते हैं। बड़ों में यह बात कहाँ, उनका तो हर संबंध स्वार्थ पर टिका होता है। छुटकू के लिए शोना से बढ़कर कोई खिलौना नहीं था। कभी कभी रात के समय जब सब सो जाते तो वह शोना को निकालता और अपने साथ सुला लेता था। सुबह होने से पहले ही वह शोना को पुनः खिलौनों में शामिल कर देता। सोफिया ने जैसे ही शोना की तरफ हाथ बढ़ाया, छुटकू कांप सा गया। छुटकू के पिता ने झट से उस खिलौने को लेकर कपड़े से साफ करके सोफिया को थमा दिया। वह चाहता था कि यह खिलौना इस बार तो निकल ही जाए। किसी भी बच्चे ने इस खिलौने को न जाने क्यों पसंद नहीं किया था। छुटकू एक और बैठा सोफिया को निहार रहा था।
वह उस क्षण की प्रतीक्षा में था जब वह उसकी सोना को एक और फेंक दे। छुटकू के पिता ने खिलौने की पीठ पर लगा बटन दबाकर उसमें सेल डालकर स्विच ऑन किया तो खिलौना चल पड़ा। सोफिया खुशी से उछल पड़ी। मैं तो यही लूंगी। यह आवाज़ सुनते ही छुटकू की आंखें नम हो गई। उसके पिता ने खिलौना पैक करके सोफिया को थमा दिया था। सोफिया खिलौना लेकर चली गई। वहां रह गई छुटकू के चेहरे पर उदासी। उसका पिता बहुत खुश था कि चलो मुद्दत से पड़ा खिलौना आज बिका तो सही, लेकिन छुटकू बहुत परेशान था कि सोना के बिना वह रहेगा कैसे। बाजार की रंगीनियां छुटकू को अच्छी नहीं लग रही थी। उसका पिता सभी खिलौनों को समेट रहा था। रात भर छुटकू सो नहीं सका। उसे सोना का ही ख्याल आता रहा। कभी कभी सोफिया का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने तैर जाता। वह सोच रहा था, क्यों नहीं उसने सोफिया से कह दिया कि वह सोना को न ले। वह तो अन्य कोई खिलौना भी ले सकती थी, मगर वह सोफिया से कुछ नहीं कह सका था। सुबह जब छुटकू उठा तो उसे लगा कि वह अपनी उम्र से बहुत बड़ा हो गया है। उसके दुख दर्द भी उसी प्रकार बड़े हो गए हैं। कुछ नहीं बदला तो केवल सोना की याद। उसे लगा कि सोना को उससे बिछड़े एक लंबा अरसा हो गया है। अपने पिता के साथ जाने तो लगा, लेकिन आज उसका मन नहीं था। जैसे तैसे वह चला तो गया, परंतु अनमना सा दुकान पर जाकर बैठ गया। वह आज हर लड़की में सोफिया की तलाश कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर सोफिया उसे दिखाई दे जाए तो उसे जाकर कहेगा कि उसका सोना उसे लौटा दे। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसे सचमुच सोफिया दिखाई दी। मेशी और शायदा के साथ वह उन्हीं की ओर आ रही थी। उसे देखते ही छुटकू खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी रह गई। जैसे ही वे लोग उसके पास रुके, उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, मानो वे सोना को ही उसे लौटाने आए हों। और सचमुच मेशी ने खिलौना आगे करते हुए कहा, यह तो चलता ही नहीं, कल लेकर गए थे यहाँ से। यह सुनकर छुटकू की जान में जान आ गई। उसने तुरंत दूसरा खिलौना उठाकर उनके हाथ में दे दिया। उसका पिता कुछ कहता उससे पहले ही सोफिया बोल पड़ी, यह ठीक है। और छुटकू के लिए भी यही ठीक था। उसका पिता सोना को उलट पलट कर देख रहा था जिससे इसे ठीक कर सके, परंतु छुटकू चाह रहा था कि यह ठीक ही ना हो। इतने में एक अन्य ग्राहक आया। छुटकू का पिता उसे खिलौना दिखाने लगा। छुटकू को लगा कि अगर कहीं उसका सोना उसके पिता ने ठीक कर दिया तो यह फिर कहीं बिक ना जाए। उसने अपने पिता की आंख बचाकर सोना को धरती पर रखकर उस पर एक पत्थर दे मारा। ऐसा कर कर वह निश्चिंत हो गया था कि उसका सोना अब कहीं नहीं जाएगा। इस टूटे खिलौने को भला कौन लेगा? वह हमेशा हमेशा के लिए उसके पास ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है यह प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।